हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एम क्लास ए यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। सेल अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ के साथ इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल वोल्टता के बारे में और सेलों के प्रकार के बारे में। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को भाई बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए सबसे पहला तो हमारे मन में यही डाउट आता है कि सेल क्या होता है। आपने नाम सुना होगा, सेल क्या होता है, हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आप सभी ने बैटरी सुना होगा नाम। बैटरी आप सभी को पता है, जब दो या दो से अधिक सेलों को हम जोड़ देते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है भाई? बैटरी का निर्माण हो जाता है। अब देखिएगा ध्यान से, सेल क्या है। देखो आपने देखा होगा, जो बैटरी हमारी होती है, जैसे हमारी फोन की बैटरी है या फिर जो इन्वर्टर है, जो हमारा इन्वर्टर है उसकी जो बैटरी है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी बैटरियां होती हैं। तो जो बैटरी है फोन की, मान के चलते हैं एक बैटरी है फोन की। अब देखिए जब हमारा फोन 100% होता है तो हम क्या करते हैं, फोन को यूज करते हैं भाई, देखते हैं फोन को। तो जो इसका चार्ज है वो धीरे 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 कम होने स्टार्ट हो जाता है। और जब ये लगभग 5% के आसपास आ जाता है, फिर हम क्या करते हैं, इसको चार्ज लेकर इसको क्या है भाई, लाइट से कनेक्ट कर देते हैं। और ये क्या हो जाता है, फिर दोबारा से 100% हो जाता है। ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और जो हमारी इन्वर्टर की बैटरी होती है, ठीक है, जब घर में लाइट आती है तो इन्वर्टर की बैटरी क्या है भाई, ऑफ होती है। जैसे घर की लाइट चली जाती है तो तुरंत इन्वर्टर की जो बैटरी है वो स्टार्ट हो जाती है और हमें फिर से क्या है भाई, लाइट मिलना स्टार्ट हो जाता है। और जब लाइट आ जाती है तो फिर हमारा जो इन्वर्टर है वो लाइट से क्या है भाई, चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। अब समझिएगा ध्यान से, जब लाइट नहीं थी, ठीक है, तो बैटरी के अंदर क्या थी भाई, रासायनिक ऊर्जा थी। क्या थी? रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी थी। ठीक है, तो वो किस में आपने इस्तेमाल कर ली? विद्युत ऊर्जा में, राइट। जब इन्वर्टर आपका डिस्चार्ज हुआ तो आपने उसको क्या दी भाई, विद्युत ऊर्जा दी। वो किस में चेंज हो गई? रासायनिक ऊर्जा में बदल गई। तो सेल क्या है, देखिए समझिए ध्यान से। सेल क्या है? एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। ये है भाई सेल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस बात को हम लिखते हैं, देखिएगा। सेल एक ऐसी युक्ति है जो, ऐसे लिखिए, सेल ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ये आपका भाई सेल का डेफिनेशन हो जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में रहता है कि सर सेल कितने प्रकार के हैं। तो देखिएगा सेल जो है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं।
दो प्रकार कौन कौन से हैं? प्राथमिक सेल और सेकंड है हमारा द्वितीयक सेल। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्राथमिक सेल के बारे में। प्राथमिक सेल क्या होता है, प्राथमिक सेल के बारे में सुनिएगा ध्यान से। प्राथमिक सेल हमें किसे कहेंगे? ठीक है, देखिए जो प्राथमिक सेल होते हैं ना, वो ऐसे सेल होते हैं, इनको हम एक बार इस्तेमाल कर ले, एक बार इसका हम यूज कर ले, तो फिर दोबारा इन्हें हम आवेशित नहीं कर सकते, या फिर इन दोबारा इनका उपयोग नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये सेल कैसे होते हैं? यूज एंड थ्रो। यूज एंड थ्रो होते हैं, एक बार यूज कीजिए उसके बाद इसको हम फेंक देते हैं, राइट। यानी कि ऐसे सेल जिनको पुनः उपयोग में नहीं लिया जा सकता प्राथमिक सेल कहलाते हैं। जैसे हमारा घड़ी का सेल होता है, आपने देखा होगा सभी ने घरों पर, जो घड़ी का जो सेल होता है, जब हमारी जो दीवार घड़ी होती है उसका जो सेल है वो डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कि उसका जो एनर्जी वो खत्म हो जाती है, तो हम उस सेल को क्या करते हैं भाई, फेंक देते हैं कूड़े के अंदर, राइट। हमें पता है क्योंकि इसका हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते, तो ऐसा सेल कहलाता है प्राथमिक सेल। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करेंगे डेनियल सेल और लेक्रांसी सेल इसके अंदर आते हैं। तो डेफिनेशन देखिएगा, ऐसे सेल जिनको लिख दो, जिनको पुनः उपयोग में नहीं लिया जा सकता, क्या कहलाते हैं भाई? प्राथमिक सेल कहलाते हैं। प्राथमिक सेल कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में हो जाएंगे भाई डेनियल सेल, और लेक्लांसी सेल। चलिए, सेकंड है हमारा द्वितीयक सेल। देखिएगा ध्यान से, द्वितीयक सेल क्या होता है। देखिए ये ऐसे सेल होते हैं जिनको हम उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में ला सकते हैं, यानी कि एक बार ये डिस्चार्ज हो गए, फिर इनको हम क्या कर देते हैं भाई, चार्ज कर देते हैं, फिर दोबारा इनका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ये ऐसे सेल होते हैं, इनको कहते हैं द्वितीयक सेल। जैसे आपने टॉर्च देखा हो, लाइट वाला, ठीक है, तो चार्ज होता है, जब हमारा जो लाइट वाले जो टॉर्च है वो डिस्चार्ज हो जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको अपने लाइट वाली जो सप्लाई होती है उसमें लगा देते हैं, और फिर दोबारा से क्या हो जाता है भाई, चार्ज हो जाता है। तो वो वहां पर आता है भाई द्वितीयक सेल, राइट। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, ऐसे सेल जिनको उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। सेल कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहां पर इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सीसा संचायक सेल। इन सभी सेलों को आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो डीपली भाई, है ना। हमारे यहाँ इतना इनका रोल है नहीं, सिर्फ डेफिनेशन वगैरह है और कुछ खास नहीं है। सीसा संचायक, डेनियल, लेक्लांसी सेल कैसे बनते हैं, क्या इनकी निर्माण विधियां है, वो सारी चीज हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, है ना।
चलिए ये हुआ आपका सेल और सेल का डेफिनेशन और सेल का टाइप। अगला है भाई मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग। यहां से एक नंबर की भाई डेरिवेशन, सॉरी डेफिनेशन, डेरिवेशन नहीं बच्चों, डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन भाई बनता है। परिभाषा पूछी जाती है। 3 परिभाषाएं मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है। देखिएगा हम पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल जिसको हम व्यक्त करेंगे ई से, और टर्मिनल वोल्टता इसको व्यक्त करेंगे वी से, और आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध इसको हम व्यक्त करते हैं स्मॉल आर से। ये 3 हम डेफिनेशन में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं विद्युत वाहक बल। चलिए विद्युत वाहक बल मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले हम पढ़ने वाले हैं आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, वो तो बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इजीली समझ में आ जाएगा। हम पहले डिस्कस कर लेते हैं आंतरिक प्रतिरोध के बारे में कि आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है। आंतरिक प्रतिरोध, चलिए देखो नाम से पता चल रहा है आंतरिक मतलब होता है अंदर, ठीक है, अंदर। प्रतिरोध मतलब होता है रुकावट। तो ये कहीं ना कहीं सेल के अंदर वाली रुकावट है और उस रुकावट को नाम दे दिया गया है आंतरिक प्रतिरोध। समझते हैं कैसे? देखिए एक हमारे पास क्या है भाई, सेल है। ये हमारे पास क्या है, सेल है। और इस सेल के अंदर क्या है भाई, 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। पहला इलेक्ट्रोड, ये दूसरा इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ये हमारा क्या है भाई, प्लस है, माइनस मान लीजिए, चलो वो तो नाम देना है हमें प्लस और माइनस, एक को प्लस देना है दूसरे को माइनस, माइनस दे दिए, इसको हम दे देंगे प्लस। माइनस वाले को हम बोलते हैं एनोड, आपने केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा होगा। और जो प्लस वाली होती है इसको बोलते हैं कैथोड। और सेल है, सेल के अंदर क्या होता है भाई, विद्युत अपघट्य आयन होता है। तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है भाई, विद्युत अपघट्य आयन भरा हुआ है। ये हमारा है विद्युत अपघट्य आयन। विद्युत अपघट्य जो आयन होते हैं वो प्लस और किस में होते हैं भाई, माइनस में होते हैं। राइट, अब देखिएगा ध्यान से, अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां बैठा हुआ है, एनोड पर हमारा इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को एनोड से कहां पहुंचना है, कैथोड पर पहुंचना है। ठीक है, एक पूरा चक्कर पूरा करना है। आप सभी को पता है जब भी धारा प्रवाह होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा एनोड से होता होता हुआ कहां पहुंचना चाह रहा है, कैथोड के पास। तो जैसे ये यहां पर पहुंचेगा, जैसे ये यहां पर पहुंचेगा तो उसके बाद क्या है, इसको गुजरना पड़ेगा विद्युत अपघट्य आयनों से। राइट, तो ये विद्युत अपघटन आयनों से गुजरेगा। तो हाँ जी, विद्युत अपघटन आयनों से गुजरेगा तो क्या होने वाला है, जो विद्युत अपघटन आयन है वो इस इलेक्ट्रॉन के मार्ग में क्या डालेंगे भाई, रुकावट डालेंगे। क्या डालेंगे, रुकावट डालेंगे। लेकिन इसकी मजबूरी है, इसको कैथोड तक पहुंचना है। तो ये बार बार इन रुकावटों से गुजरता हुआ कहां पहुंच जाएगा, इस कैथोड पर पहुंच जाएगा। तो जो ये विद्युत अपघटन के जो आयन है जो सेल के अंदर है, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचने में काफी रुकावट का सामना करना पड़ा। जो ये रुकावट हुई सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पर, इस रुकावट को कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोबारा समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड पर है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचना है, कैथोड पर पहुंचना है। राइट, तो जो इलेक्ट्रॉन है जब इस यहां से यहां तक की दूरी ट्रेवल करता है, तो जो विद्युत अपघटन के जो आयन है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के मार्ग में रुकावट डालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के मार्ग में जो डाली गई जो रुकावट है अंदर वाली,
वो कहलाएगी सेल का आंतरिक प्रतिरोध। राइट, ये आपका भाई डेफिनेशन है आंतरिक प्रतिरोध का। अब डेफिनेशन और अच्छे से कैसे बना सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो डेफिनेशन हमारा बन जाएगा, धारा प्रवाह के दौरान जब हमारे सेल का अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रोड से कहां पहुंचता है, दूसरे इलेक्ट्रोड में पहुंचता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के मार्ग में विद्युत अपघटने के आयनों द्वारा डाली गई जो रुकावट है वो क्या कहलाती है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। तो इसको हम डेफिनेशन में लिख देते हैं एक बार। देखिए, धारा प्रवाह के दौरान, धारा प्रवाह के दौरान सेल के अंदर, सेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड, दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है तो इलेक्ट्रॉन के मार्ग में, मार्ग में विद्युत अपघट्य, अपघट्य आयनों द्वारा डाली गई रुकावट सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। राइट, इसे आर से व्यक्त करते हैं। तो ये हमारी भाई परिभाषा हो जाएगी। अब हम पढ़ने वाले हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो अगली हेडिंग लगा लीजिए, आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन सी ऐसी वजह है जिनकी वजह से हमारा आंतरिक प्रतिरोध क्या है भाई बदल सकता है, उनको हम पढ़ने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से, मैं डायग्राम में ही बात करूं तो इजीली आपको समझ आ जाएगा। देखिए, जितना ज्यादा आपके जो इलेक्ट्रोड है वो विद्युत अपघट्य आयन के अंदर डूबे होंगे, सीधी सी बात है उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विद्युत अपघट्य से भाई गुजरना पड़ेगा। देखिए, समझ के चलिए, मान के चलिए आपका जो इलेक्ट्रोड है वो इतना डूबा हुआ है, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक आना पड़ेगा नॉर्मल तरीके से, फिर इसको यहाँ पर रुकावट का सामना करना पड़ेगा। एक आपका क्या है भाई, ये पूरा भरा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहीं से रुकावट रुकावट होगा और इतना ज्यादा रुकावट उसको सामना करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी ज्यादा संख्या में विद्युत अपघटनीय आयन होंगे आंतरिक प्रतिरोध का मान उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि मान उसका क्या है भाई बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है, ऐसे समझिएगा, यहाँ इसको परेशान करने वाले 10 व्यक्ति है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को, यहाँ इसको परेशान करने वाले 20 व्यक्ति है, तो कहां पर इसको ज्यादा रुकावट का सामना करना पड़ेगा, तो आप कहोगे गुरुदेव जहां पर 20 व्यक्ति है वहां पर सामना करना पड़ेगा, तो यहां पर क्या है इसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। पहला पॉइंट, पहले इसको हम लिखते हैं फिर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। देखिएगा ध्यान से, यदि विद्युत अपघट्य में आयनों की संख्या, आयनों की संख्या बढ़ा दी जाए
बढ़ा दी जाए तो आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, ये पहला पॉइंट होगा इसके अंदर। सेकंड पॉइंट देखिएगा, अब देखिए यदि आप क्या करते हो, विद्युत अपघट्य के अंदर इलेक्ट्रोड जो लगे हुए हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोडों की जो बीच की दूरी है, यदि आप उसको बढ़ा देते हो तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचने के लिए ज्यादा दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी, और ये जितनी ज्यादा दूरी ट्रेवल करेगा सीधी सी बात है उतने ही इसके मार्ग में क्या आएंगे भाई, विद्युत अपघट्य आयन आएंगे, यानी कि रुकावट ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि यदि दोनों इलेक्ट्रोडों दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी बढ़ा दी जाए तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ये आपका भाई सेकंड पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं इसी के अंदर हम थर्ड कारक की, कि किस तरह हम आंतरिक प्रतिरोध में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं जो हमारे इलेक्ट्रोड है, जो ये डूबे हुए हैं विद्युत अपघट्य के अंदर, ये जितने ज्यादा इसके अंदर डूबे होंगे सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा विद्युत अपघट्य में से गुजरना पड़ेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो आंतरिक प्रतिरोध का मान है वो इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग पर भाई निर्भर करता है। कम डूबे हुए हैं तो रुकावट कम होगी, ज्यादा डूबे हुए हैं तो रुकावट ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। देखिएगा, आंतरिक प्रतिरोध का मान इलेक्ट्रोड के डूबे हुए भाग पर निर्भर करता है। तो ये थे भाई आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम पढ़ेंगे सेकंड हमारी हेडिंग होने वाली है विद्युत वाहक बल। सेकंड जो हमारी डेफिनेशन है वो है विद्युत वाहक बल। जिसको हम व्यक्त करते हैं ई से। अब समझना ध्यान से, देखिए कभी आप मार्केट गए हो और मार्केट से आप सेल को लेकर आए हो, सेल की कुछ स्ट्रक्चर आपने ऐसी देखी होगी। ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस टर्मिनल होता है। ठीक है, तो आपने कभी नोटिस किया हो अपने जीवन में, तो इस सेल की जो पैकिंग होती है, ऊपर वाली जो पन्नी होती है, उस पर क्या है भाई, सेल का जो वोल्टेज है वो लिखा होता है कि कितने वोल्ट का है, 0.2 वोल्ट का है, 0.3 वोल्ट का है, या फिर 1 वोल्ट का है। तो इसमें साफ साफ इसमें क्या है भाई, मार्क हुआ रहता है कि कितने वोल्ट का क्या है भाई सेल है। तो जो आप स्टार्टिंग में जो सेल को लेकर आए, पैकिंग वाला जो सेल है, उस पर जो मार्किंग लिखी हुई है, ठीक है, यानी कि उसके सिरों के मध्य जो उत्पन्न जो वोल्टता लिखी हुई है, सिरों के मध्य कितनी वोल्टता है, 0.2 वोल्ट है, 0.3 वोल्ट है। तो वो जो स्टार्टिंग वाले जो आपकी वोल्टेज है, जो विभवांतर है, वो कहलाता है सेल का विद्युत वाहक बल। राइट, कहने का मतलब ये कि जब आपने सेल को बिल्कुल यूज नहीं किया, आपका नया सेल है, तो जो नया सेल है तो उस टाइम सेल के सिरों के मध्य जो उत्पन्न जो विभवांतर है, जो पैकिंग वाला जो विभवांतर लिखा हुआ है, वो है आपका सेल का विद्युत वाहक बल। तो याद रहे, नाम पर मत जाइएगा विद्युत वाहक बल,
नाम से पता चल रहा है कि बल की बात होगी, लेकिन याद रहे विद्युत वाहक बल का मतलब यहाँ पर एक वोल्टता से है। किससे है भाई? विभवांतर से है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब हमारा सेल ऑफ अवस्था में होता है, यानी कि इसको यूज नहीं किया, तो सेल के दोनों सिरों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर है वो विद्युत वाहक बल कहलाता है। और इसे किससे व्यक्त करते हैं? ई से व्यक्त करते हैं। देखिएगा, जब सेल ऑफ अवस्था में है, अवस्था में होता है, तो सेल के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे किससे व्यक्त करते हैं भाई? इसे इसे व्यक्त करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके मात्रक की। बच्चे यहाँ पर गलती क्या कर देते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बेटा विद्युत वाहक बल का मात्रक बता रहे, बल आ गया न्यूटन सर जी, लेकिन वो क्या है? बिल्कुल भाई गलत है। याद रखिएगा, मात्रक होता है इसका वोल्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम इसका मापन किससे करते हैं। तो इसके मापन यंत्र की हम बात कर लेते हैं। इसको मापा जाता है विभव मापी से। विभव मापी से इसका भाई मापन किया जाता है। तो ये हमारा विद्युत वाहक बल हुआ। अब हम पढ़ेंगे टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, जब सेल आपका मार्केट से आया नया नया, जब आपने इसका यूज नहीं किया, तो जो इसके ऊपर लिखा हुआ है वो तो है आपका विद्युत वाहक बल। जब आप इसको कुछ यूज कर लेते हो कुछ समय के लिए, और यूज करने के बाद इसके सिरों पर आप विभव मापी की सहायता से या फिर वोल्ट मीटर की सहायता से आप क्या करते हो भाई? इसका वोल्टेज चेक करते हो। तो जो आपको वोल्टेज मिलता है वो वोल्टेज कहलाता है टर्मिनल वोल्टता। कहने का मतलब ये कि जब आपने सेल को ऑन कर लिया, कहीं इसका आपने यूज कर लिया, 2-4 दिन आपने इसका यूज किया, या कुछ समय के बाद इसका यूज करने के बाद आपने क्या है? इसका भाई मापन किया कि इसका विभवांतर दोनों सिरों के बीच कितना है, तो वो कहलाता है टर्मिनल वोल्टता, जो वोल्टेज निकल कर आता है। तो देखिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी। जब सेल ऑन अवस्था में होता है, तो सेल के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। इसे बी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं भाई? बी से व्यक्त करते हैं। बात की जाए मात्रक की, तो वोल्ट ही इसका मात्रक होता है, लेकिन जो मापन यंत्र है वो इसका विभव मापी ना होकर इसको मापा जाता है वोल्टमीटर से। इस बात को आप थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा, राइट। चलिए, तो ये 3 परिभाषाएं थी सेल से संबंधित जो खत्म हो चुकी है। अगली हेडिंग पढ़ेंगे हम इन तीनों परिभाषाओं के अंदर संबंध को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, समझ जाइएगा आप सभी। देखो, ई कॉमा बी और स्मॉल आर में संबंध, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध।
इसको हम जानते हैं भाई संबंध को सेल समीकरण से। इन तीनों में जो संबंध होता है उसको कहते हैं सेल समीकरण, सेल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। देखिएगा सेल समीकरण क्या होती है, V बराबर में E माइनस का IR और एक है V बराबर में E प्लस में IR। ठीक है, जो हमारा IR है, ये R है हमारा आंतरिक प्रतिरोध और बहने वाली धारा है I। तो ये है अंदर का वोल्टेज, आंतरिक विभवांतर। क्या है इसको कह सकते हैं हम आंतरिक विभवांतर, इसको कहा जा सकता है। ठीक है, अब देखिएगा ये जो आपका E है, ये है आपकी क्या भाई, विद्युत वाहक बल। क्या है, ये आपका विद्युत वाहक बल। और V जो है ये आपकी क्या है भाई, टर्मिनल वोल्टता। अब समझना ध्यान से, अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। देखिए, चलिए भाई देखिएगा, देखिए विद्युत वाहक बल जो होता है वो शुरुआत की पैकिंग होती है, जो लिखा होता है, राइट। आंतरिक विभवांतर माइनस हुआ है, इसका मतलब जो आपका स्टार्टिंग वाला जो वोल्टेज है उसके मान में क्या होगी भाई, कमी होगी। अब मान में कमी हो रही है, इसका मतलब क्या है भाई, सेल डिस्चार्ज हो रहा है। सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। इस अवस्था को कहते हैं सेल की निरावेशित, कौन सी अवस्था, निरावेशित अवस्था। निरावेशित अवस्था का मतलब है सेल हमारा क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। अब देखिए आपके विद्युत वाहक बल में आपने थोड़ी बहुत और वोल्टता जोड़ दी, इसका मतलब क्या है, सेल जो आपका है भाई अब वो क्या है, चार्ज होगा। क्या होगा, चार्ज। यानी कि ये क्या है, आपकी आवेशन के दौरान की प्रक्रिया है, आवेशन के दौरान। तो इनको कहा जाता है भाई सेल समीकरण, राइट। आगे देखिएगा, अब बात कर लेते हैं हम सेल के प्रतीक की, सेल को हम कैसे व्यक्त करेंगे। सेल का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, प्रतीक चिन्ह, सेल को हम कैसे दिखाएंगे। देखिए यहां प्लस, ये माइनस, और यहां पर ये हमारा सिंबल होगा, यहां पर आंतरिक प्रतिरोध R है, और ये हमारा क्या है भाई, जो डायग्राम बना है ये किसका है, सेल का। इसका विद्युत वाहक बल मान लीजिएगा E है। क्या है, विद्युत वाहक बल E। तो ये जो प्रतीक चिन्ह बनाया है ये है सेल का। आगे हम पढ़ेंगे सेलों का संयोजन, तो वहां पर मैं सेल को इस प्रकार व्यक्त करूंगा डायग्राम के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। जो नेक्स्ट हमारा क्लास होने वाला है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होगा। उस क्लास के अंदर मैं सेलों का जो संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, उसको भाई समाप्त करने वाला हूँ। तो क्लास आपको कैसा लगा, आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का हर एक कमेंट का हमें इंतजार रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय झारखंड।